अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे, बल्कि आज है गुड फ्राइडे। तो यहाँ पर छुट्टी है, लॉन्ग वीकेंड है। मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी है। अब्बू और भाई गए हुए हैं मस्जिद नमाज़ पढ़ने, तो मैंने सोचा मैं अब्बू का रूम थोड़ा सा क्लीन कर दूँ। और इनकी जो बेडशीट मैंने आपसे कब से कहा हुआ है, कब से कमिट किया है कि मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। मुझे खुद भी बिछानी है अब्बू के बेड पर। तो चलें फाइनली अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कैसी है ये बेडशीट। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, ये बेडशीट सॉरी द कंफर्टर सेट एंड द पिलो सेट, इसके ऊपर लिखा तो है 100% कॉटन, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई देख के। फैब्रिक बिल्कुल भी अच्छा फैब्रिक नहीं है। मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा दूंगी। मुझे ऑनलाइन जो मैंने देखा था मे बी या तो कोई थ्रेड काउंट से रिलेटेड है। थ्रेड काउंट मुझे नहीं याद कि उन्होंने कुछ लिखा था। इवन कम से कम वाला जो थ्रेड काउंट होता है उसकी भी ऐसी फैब्रिक की क्वालिटी नहीं होती। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक द लुक, द फील ऑफ इट। डिजाइन बहुत अच्छा बना हुआ है, फ्लोरल मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ, लेकिन एक बात इनके, मैं भी जो इनका जो ऑर्डर जो मैंने दिया था, जो इनवॉइस इनकी आई है, उस पर लिखा हुआ है कि आप आराम से उसको रिटर्न कर सकते हैं। तो ये मैं रिटर्न करवा दूंगी। लगता है अब्बू की बेडशीट के लिए मुझे थोड़ी सी और जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आई गेस अब मुझे आइकिया जाना पड़ेगा, तो मैं खुद जाकर पैटर्न फैब्रिक अपने हाथ से देखूंगी, फिर फील करूंगी, फिर मैं उसको खरीदूंगी। बेडशीट का रिव्यू तो मैंने आपको दे दिया। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपको पाकिस्तान से जितनी भी चीज़ें आई हैं थोड़ी थोड़ी करके मैं दिखाती रहूँगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको अपना हॉटपॉट दिखाऊंगी जो मेरी अम्मी ने भेजा है पाकिस्तान से। अम्मी जब कनाडा आई थी तो उन्होंने मेरे किचन में देखा कि हॉटपॉट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हॉटपॉट क्यों नहीं है, मैं भेजूंगी तुम्हारे लिए हॉटपॉट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखें, मुझे उसका साइज़ सबसे अच्छा लगा और छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। उसके साथ ही रोटी के कपड़े भी अम्मी ने ही भेजे हैं। जो लोग शुरू से मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं रोटी अपने घर में फ्रेश ही बनाती हूँ। मुझे फ्रोज़न और प्री कुक्ड रोटी जो आती हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो हॉटपॉट के आने से काफ़ी आसानी हो गई है। तो आज का आइटम मैंने आपको दिखा दिया। तो अभी मैं बना रही हूँ रात के लिए पिज़्ज़ा। डिनर में पिज़्ज़ा बना रही हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरी जो पाकिस्तान से चीज़ आई है, तो मुझसे अब थोड़ा वेट नहीं हो रहा और अब्बू को भी मेरे हाथ का पिज़्ज़ा खाना था। पिज़्ज़ा की जो डो है, यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि पिज़्ज़ा की जो डो है वो पूरे पिज़्ज़ा के अंदर, स्पेशली होममेड पिज़्ज़ा के अंदर सबसे डिफाइनिंग एक चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा टेक्निकल वही पार्ट होता है और ज़्यादातर लोग वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक ट्यूटोरियल दूंगी कि आप पिज़्ज़ा की डो कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी टिप्स बताऊंगी, बहुत सारी टेक्निक्स बताऊंगी, सारे टेक्निकल पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगी। आप इसी रेसिपी को रेप्लिकेट करिए, आप फिर कभी भी रेडीमेड पिज़्ज़ा डो नहीं मंगाएंगे और आपकी जो पिज़्ज़ा डो है वो जब सब लोग खाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कोई प्रोफेशनल पिज़्ज़ा मेकर ने बनाई है। तो आपने बस मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए जो 2-4 टेक्निकल पॉइंट्स उसमें सबसे पहले आती है क्वांटिटी, कि आप मैदे की क्वांटिटी कितनी रख रहे हैं। बहुत सारे ऑनलाइन एवेन्यूज वगैरह पे आप देखेंगे लोग बता रहे होंगे इतने ग्राम उतने ग्राम वगैरह लें, लेकिन मैं आपसे कहूंगी स्ट्रिक्टली आप ग्राम्स नहीं, आप कप्स को फॉलो करें। ग्राम्स में कोई मसला नहीं है, वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लीफाई करके आपको रेसिपी बता रही हूँ। नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर आप बना रहे हैं एक लार्ज पिज़्ज़ा, अच्छा मैं बना रही हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा, मैं 2 एक्स्ट्रा लार्ज बना रही हूँ, लेकिन मैं आपको रेसिपी एक पिज़्ज़ा की बता रही हूँ। मैं बना रही हूँ एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा, जंबो पिज़्ज़ा। तो मैं आपको दोनों पैन्स का साइज दिखा देती हूँ। दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज जंबो एंड दिस इज लार्ज पैन, ठीक है। तो अगर आप लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप 1.5 कप मैदा लें, 1.5 कप। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप 2 कप्स मैदा लें, सही है। तो कप्स का आप हिसाब रखिएगा, ग्राम्स का हिसाब नहीं रखिएगा। और लेट्स सपोज अगर आपको 2 पिज़्ज़ा बनाने हैं तो आप इसी रेसिपी को डबल कर दिएगा। मैं क्योंकि 2 पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं 4 कप ले रही हूँ, लेकिन बात में इस वक्त आपसे सिर्फ एक पिज़्ज़ा की करूंगी। तो क्योंकि मेरा एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा है तो मैं 2 कप मैदा लूंगी। अच्छा, पहले मैं इसके अंदर डाल रही हूं नमक। उसके बाद इसमें जाएगी शुगर। शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपकी यीस्ट है वो शुगर की वजह से एक्टिवेट होती है। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप इनको गिव इट अ गुड स्टर, गिव इट अ गुड मिक्स। अच्छा, उसके बाद आप इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है कि आप ऑलिव ऑयल यूज करें, बट वंस अगेन इट्स ऑप्शनल। ऑलिव ऑयल फ्लेवरिंग के लिए
इस्तेमाल किया जाता है, और जो जितनी भी इटालियन पिज्जाज वगैरह जो इटालियन रेसिपीज होती हैं वो उसमें ज्यादातर ऑलिव ऑयल ही प्रेफर करते हैं. इट्स जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा फ्लेवर, बट वंस अगेन इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल. अच्छा, मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ. 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डलेगा. अच्छा, ऑयल डालने के बाद यू हैव टू गिव इट अ गुड स्टर ताकि ये सब मिक्स हो जाए. ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने कंबाइन करना है आपस में. अब आता है डो का सबसे टेक्निकल पार्ट, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है, बहुत ज्यादा सवाल करते हुए देखा है, और वो है यीस्ट. अच्छा, जितनी भी मैंने ऑनलाइन रेसिपीज देखी हैं वहां पर मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि यीस्ट की जो क्वांटिटी होती है वो लोग हमेशा टीस्पून्स में बता रहे होते हैं, टेबल स्पून में 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच. मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप स्पून्स का नहीं बल्कि आप साशेस का हिसाब रखिए. ये 8 ग्राम साशे है, ये फ्लिशमैन की यीस्ट है. मैं आपको उसका क्लोजअप भी दिखा दूंगी. ये 8 ग्राम की यीस्ट है. पाकिस्तान में मैं रोसमोर ब्रांड यूज करती थी, जो भी ब्रांड अवेलेबल है. रोसमोर ब्रांड का मुझे याद है 11 ग्राम का साशे होता था. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. आप वो पूरा एक साशे एक पिज्जा में डालिए. 1 पिज्जा 1 साशे, 2 पिज्जा 2 साशे, 3 पिज्जा 3 साशे. आप बिल्कुल भी टीस्पून वगैरह का हिसाब ना रखिए, क्योंकि अक्सर लोग टीस्पून जब यूज करते हैं तो उनकी थोड़ी सी यीस्ट बच जाती है. फिर वो क्या करते हैं, उस यीस्ट को सेव कर लेते हैं. एक मतलब आपने साशे ओपन कर लिया, वो यीस्ट आपकी डेड हो जाती है, आप उसको डिस्कार्ड कर दें. बहुत सारे लोग कहते हैं हम फ्रीज कर लेते हैं, उसको रीयूज कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी. आई एम श्योर मैंने कभी ट्राई नहीं किया मेथड, लेकिन आप यीस्ट बचाइए ही नहीं कि आपको उसको दोबारा से सेव करने की जरूरत पड़ जाए. तो मैं 2 पिज्जा इस वक्त बना रही हूं तो मैं 2 साशे लूंगी. यीस्ट का हिसाब ये होता है कि अगर आप 1.5 कप से लेकर 2.5 कप के दरमियान मैदा यूज कर रहे हैं तो 1 साशे ऑफ यीस्ट इज मोर देन इनफ. फिर चाहे आप यहाँ कैनेडियन यीस्ट यूज कर रहे हो या फिर आप लोकल पाकिस्तानी हमारी यीस्ट यूज कर रहे हो. अच्छा, मैंने यीस्ट इसके अंदर डाल दी है. अच्छा देखिए, यीस्ट डालने के बाद आप कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा इसको ना रखिए, आप इसको राइट अवे आप इसको गूंद लीजिए. सेकेंडली, यीस्ट के ऊपर एक्सपायरी डेट आप देख लीजिए. आजकल जो इंस्टेंट यीस्ट होती है उसको पानी में घोलने की, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है. वो एक्टिव ड्राई यीस्ट जो पुरानी यीस्ट होती थी उसको जरूरत होती है. बहुत सारे लोग अभी भी मैं ऑनलाइन देखती हूँ उसको एक्टिवेट करते हैं. उसका असल मकसद ये होता है, वो ये देखते हैं कि यीस्ट ठीक है कि नहीं है. तो अगर आपकी यीस्ट एक्सपायर नहीं हुई है और आपका साशे नया है तो आपको वो मेथड आप स्किप कर सकते हैं, आप डायरेक्टली आटे में मिला सकते हैं. मैं हमेशा आटे में डायरेक्टली मिलाकर ही अपना आटा गूंथती हूँ. अच्छा, अब मैं इसको राइट अवे गूंद लूंगी. अच्छा, एक और बहुत बड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पिज्जा डो के अंदर आता है, वो पानी के इस्तेमाल का होता है. बहुत सारे लोग या तो बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं या बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं. देखिए, अगर आपने कम पानी इस्तेमाल किया, आपकी डो ड्राई रहेगी और वो सही से नीट भी नहीं होगी और वो राइस भी नहीं होगी. तो आपको मेक श्योर करना है कि आप एग्जैक्ट क्वांटिटी में आप पानी को इस्तेमाल करें. पानी आप जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे वो अच्छा है, क्योंकि वो आपकी पिज्जा डो को हाइड्रेट करेगा. हाइड्रेशन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप चाहें तो आप उस पर गूगल पे जाके स्टडी भी कर सकते हैं कि कितना % हाइड्रेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ फॉर इंस्टेंस, अगर मैं एक पिज्जा बना रही हूँ 2 कप वाला, तो उसके अंदर मेरा लगभग करीबन 1 कप जितना पानी इस्तेमाल होता है. 1 कप से शायद 1-2 टेबलस्पून कम होता है. एक कप से आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि 1 कप से बहुत ज्यादा कम ना हो. ठीक है, 1-2 एक्स्ट्रा टिप्स मैं आपको यहाँ पे बताती चलूं. जिस बर्तन में आपको पिज्जा को राइज होने देना है वो थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिए, खुला बर्तन लीजिए. 1-2 मैंने और बातें नोटिस की है कि काफी सारे ऑनलाइन रेसिपीज में लोग कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी डालते हैं, जैसे एग हो गया, योगर्ट हो गया, मिल्क पाउडर हो गया, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन मैं कहूंगी कि ये तमाम इंग्रेडिएंट्स आर अननेसेसरी. थोड़े एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स हैं, ये आपकी पिज्जा को बहुत, डो को डेंस कर देंगे. वो टेक्सचर भी थोड़ा सा ब्रेडी सा उसका टेक्सचर कर देते हैं, उसका ऑथेंटिक टेक्सचर थोड़ा सा डैमेज कर देते हैं. और आप नोटिस करेंगे अगर आप एक स्लाइस भी खा लेंगे ना, आपको आप थोड़ा दिल बहुत, आपकी थोड़ी तबीयत सी भारी होना स्टार्ट हो जाएगी. मैं आपको बहुत बेसिक 2-3 इंग्रेडिएंट्स की बेहतरीन पिज्जा डो बनाना बता दूंगी. एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको घर का पिज्जा बनाना बहुत अच्छा लगता है, वो है एक फूड थर्मोमीटर. मैं इसका क्लोजअप भी दिखा दूंगी. ये मैंने आज से कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले शायद $10-12 का लिया था. ये बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, इतना महंगा आइटम नहीं है कि आप पाकिस्तान, यहाँ पर तो बहुत इजीली मिल जाता है. 10-12 मे बी $15 का हो गया होगा. पाकिस्तान में तो आप मे बी दराज पे आप चेक कर लीजिए कि अगर इसकी कोई एक अच्छी डील लगी हुई है. लेकिन अगर डिजिटल लीजिएगा, एनालॉग नहीं लीजिएगा, तो अगर एक छोटा सा थर्मोमीटर आप ले सकते हैं तो ये इट कैन गो अ लॉन्ग वे विद द बेकिंग. सेकेंडली, एक जो लिमिटेशन, जब मैं कनाडा आई और मैंने यहाँ की यीस्ट स्टार्ट की इस्तेमाल करना, तो मैंने ये बात नोटिस की कि यहाँ की यीस्ट के पीछे
हमेशा एक वाटर का टेम्परेचर दिया हुआ होता है कि आपका वाटर उसी टेम्परेचर पे होना चाहिए, जो मुझे वहां पाकिस्तानी यीस्ट में नहीं दिखता था, एटलीस्ट मैंने नहीं देखा था। तो आप गूगल कर लीजिए कि सबसे राइट टेम्परेचर कौन सा है जिसपे आपका पानी होना चाहिए और जिससे आपकी यीस्ट बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पर जो यीस्ट है उस पे टेम्परेचर दिया हुआ होता है 120 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, और मैं इस थर्मोमीटर के जरिए वो वाटर हमेशा चेक कर कर ही अपने आटे को नीड करती हूँ। ठीक है, बेकिंग के लिए राइट टूल्स होना, राइट इक्विपमेंट होना बहुत जरूरी है। मेरे पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मैं आपको इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो नीडिंग टेक्निक होती है, यानी इसको गूंथते कैसे हैं। बहुत सारे लोग मशीन भी यूज करते हैं, लेकिन मैं आपको जो नीडिंग टेक्निक बताऊंगी वो मशीन इफेक्ट ही उसके अंदर डालेगा। अच्छा, स्टेप 1, जब आप इसके अंदर पानी डाल रहे होते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए। हम पानी कम डालते हैं और हम उसकी हाथ से जबरदस्ती बाइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वहां पर आपका आटा ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी, बहुत थोड़ा, बहुत जेंटल हैंड्स के साथ मैं इसको नीड करूंगी, बल्कि नीडिंग भी नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसको कंबाइन कर रही हूँ। एक्चुअली पानी इसको कंबाइन कर रहा है, मैं सिर्फ इनको हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर रही हूँ। देखें, सिर्फ मैं इसको मिला रही हूँ। जितना ज्यादा पानी आप यूज करेंगे उतना आपके डो के लिए अच्छा है, लेकिन पानी की क्वांटिटी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा ऐड करिए और बहुत जेंटल हैंड्स के साथ आप आटे को मिलाइए। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में हमने आटे को सिर्फ कंबाइन करना है, नीड नहीं करना, नीडिंग नहीं करनी, और आपका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। अच्छा, देख रहे हैं आप, ये आटा आपका ऐसा दिखना चाहिए। ये देखिए ऐसा, बल्कि मुझे लग रहा है इसमें शायद मजीद थोड़ा सा मैं और पानी डाल सकती हूँ। ये देखें, ये आपका आटा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अब आप उसको एक फ्लैट क्लीन सरफेस के ऊपर निकालिए। अगर आप फ्लैट तसले में बना रहे हैं तो आप उसी में नीडिंग कर सकते हैं। ये देखें, सही है। अब मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी नीडिंग टेक्निक सिखाऊंगी जो बिल्कुल इसके अंदर मशीन वाला इसके अंदर एक इफेक्ट दे देगा। अच्छा ना, अब आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप सबसे पहले इसको स्ट्रेच करिए, फिर एक इसको स्वर्ल करिए, स्ट्रेच सर्कल। ये जेंटल हैंड्स के साथ करना है। स्ट्रेच, स्वर्ल करें, स्ट्रेच करें, स्वर्ल, स्ट्रेच, स्वर्ल, स्ट्रेच। और बिल्कुल भी आप ये ना समझे कि आपसे कुछ मैसअप हो गया। जब तक अगर आपकी डो ऐसी नहीं दिखेगी ना जैसे मेरे हाथ पे इस वक्त दिख रही है, आपकी नीडिंग सही नहीं होगी। तो ये देखिए, राउंड। ये आपको आई गेस 1 से 2 मिनट ये आपको टेक्निक फॉलो करनी होगी और आपका पिज्जा बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा। बिल्कुल वैसा इफेक्ट आएगा जैसे मशीन देती है। आपको कोई मशीन यूज करने की जरूरत नहीं। ये आपको बहुत ही, मैं आपको एक चीप और इकोनॉमिकल तरीका बता रही हूँ। आप घर बैठे ही प्रोफेशनल बिल्कुल पिज्जा डो बना सकते हैं। ये देखिए। अच्छा, अब आप आहिस्ता आहिस्ता नोट करें कि ये जो यीस्ट है वो, ये देख रहे हैं आप, चिपकना बंद हो गई। इसका मतलब है कि वो एक्टिवेट हो गई है और वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं कोई एडिटिंग वगैरह नहीं करूंगी, कोई बीच में कट्स नहीं लगाऊंगी। बिल्कुल समझ लीजिए आप लाइव 1-on-1 देख रहे हैं इसकी नीडिंग को। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नीडिंग के बगैर नहीं होगा। मैंने वीडियो के बीच में कोई भी कट्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ फास्ट फॉरवर्ड किया है, कोई भी एडिट्स नहीं किए हैं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल एक ट्रू पिक्चर दिखा सकूं, आपको बिल्कुल एक क्लोजअप दिखा सकूं, आपको एक राइट पिक्चर दिखा सकूं कि इस नीडिंग टेक्निक के ज़रिए आप बहुत बेहतरीन पिज़्ज़ा डो बना सकते हैं। मैंने कोई भी खुश्क आटा, कोई ड्राई इंग्रेडिएंट यहाँ पे नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला स्टेज के ऊपर। आप चाहें तो थोड़ा सा डाल सकते हैं एंड में, लेकिन ऑनेस्टली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस मेथड से बिल्कुल आपकी एक नो फेल रेसिपी डो बनेगी। एक्चुअली वो यूनस जाग गया है, अब वो कह रहा है मुझे गोद में ले लो। ओके बाबा, ओके ओके ओके, I'll take you। ये देखें हमारा डो इज फाइनली वेल कंबाइंड। थोड़ा सा मैं इसको और स्मूथ करूंगी, बहुत ओवर नीडिंग नहीं करिएगा वरना आपका डो खराब हो जाएगा, राइस भी सही से नहीं होगा। अच्छा, आपने डो को बहुत ज़्यादा नीडिंग नहीं करनी, मैक्सिमम आई गेस 2 से 3 मिनट में ही आपकी डो रेडी हो जाएगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा नीडिंग कर देंगे ना तो तब भी आपकी डो सही से राइस नहीं होगी और वो आपकी डो फिर ख़राब हो जाएगी।
और जैसे ही आप देखिए कि वो स्मूथ होना स्टार्ट हो गई है, बस आप उसको एक बॉल फॉर्म में आप इसको बना लीजिए। और मैं एक बड़े से कंटेनर में रखूँगी, एयर टाइट कंटेनर है, एयर टाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके ऊपर आप इसको ग्रीस करिए, ऑयल लगाइए। ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना जब आपकी डो राइज़ होना स्टार्ट होगी तो फट जाएगी और फिर समझ लें कि वो डो आपकी ख़राब हो जाएगी। मैं एक मरतबा ये गलती कर चुकी हूँ। मैं इस कंटेनर को हमेशा चूल्हे के बराबर में रखती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वार्म स्पॉट आपके किचन में वही है। और बाद में यहीं पर मैं अपनी चिकन सॉस जो भी बनाना है यहीं पर बनाती हूँ, इससे ये एरिया और वार्म हो जाता है। तो ये देखें, सिर्फ 45 मिनट्स बाद मैंने ये वीडियो बनाई है, हमारी डो बहुत अच्छे से राइज़ होना स्टार्ट हो गई है। और ये 1.5 से या 2 घंटे बाद मैंने वीडियो बनाई है। आप देखें, बिल्कुल परफेक्ट राइज़ हुई है, बहुत अच्छे से हमारी डो रेडी हो गई है। आई होप मेरी आज की वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो। मैंने पूरी कोशिश की स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देने की। ये मैंने अब्बू के लिए चाय बनाई है। अच्छा, ये चिकन है पिज़्ज़ा की। अनफॉर्चुनेटली आज की वीडियो में मैं नहीं शेयर कर सकूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैं अपकमिंग वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगी कि इसकी कोई क्लिप मैं लगा दूँ। हाँ, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। मैं चिकन की पूरी रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स और मेथड भी लिख दूँगी। और पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोस में मैं एक छोटी सी क्लिप, एक सेगमेंट लगा दूँ जिसमें मैं आपको ये चिकन बनाना मैं बता दूँगी। वरना आप चाहें तो तंदूरी या जो तिक्का फ्लेवर आपको पसंद है आप बना सकते हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा था मैं 2 पिज़्ज़ास बना रही हूँ, तो मैं अपनी डो बॉल को नाइफ़ से काटूँगी। हाथ से नहीं अलग किया करें, अपनी डो को सही तरीका उसको नाइफ़ से काटने का है। और मैंने अपने पिज़्ज़ा पैन को अच्छा करके मैंने ग्रीस किया। ज़रा जेनरसली आप ग्रीस करें और आप इसको डो का जो बॉल है उसके ऊपर रख कर आप उसको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसको बेलना या फ्लैटन आउट करना स्टार्ट करें। अच्छा, ये मैं वाइट सॉस बना रही हूँ, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये आपके पिज़्ज़ा को बहुत क्रीमी, बहुत मॉइस्ट और अच्छा सा फ्लेवर, ये फ्लेवरफुल है, बहुत फ्लेवर को इन्हांस कर देता है। तो आप एक दफ़ा डाल के देख लीजिए, फिर आप डिसाइड करिए आपको पसंद है कि नहीं। 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है, उसको मेल्ट किया है। 1 टेबलस्पून मैदा लिया है। और मैदे को जब आपको उसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो उसमें आधा कप ऑयल डाला है, 1 चुटकी नमक, थोड़ी सी कुटी काली मिर्च और 1 चुटकी ऑरिगेनो। और जैसे ही आप देखें कि आपका सॉस थिक होना स्टार्ट हो गया है तो बस उस वक्त आप निकाल लीजिए। इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब मैं इसको फ्लैटन आउट कर रही हूँ, बेल रही हूँ। बेलने के लिए मैं बेलन यूज़ नहीं करती, आप बेलन यूज़ कर सकते हैं। और जब आप इसको 5 मिनट रेस्ट देंगे ना तो वो उसका ग्लूटेन उसके अंदर रिलैक्स हो जाएगा। ग्लूटेन को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए बेलने के स्टेप को बहुत आसान कर देगा। तो मैंने बहुत ईजिली इसको फ्लैटन आउट कर लिया। आप बेलन भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फोर्क के ज़रिए इसमें ये होल्स बना रही हूँ, प्रिक कर रही हूँ। तो ये बहुत ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको डॉकिंग कहते हैं। इससे आपकी पिज़्ज़ा में से तमाम एयर बबल्स जो अक्सर बेकिंग के टाइम आ जाते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं लगा रही हूँ वाइट सॉस। वंस अगेन आई से इट्स ऑप्शनल, लेकिन एक बार आप ट्राई ज़रूर कर लीजिए। मैं प्राइमो का सॉस यूज़ करती हूँ, रेडीमेड सॉस आप होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। ये एक तो $2-3 की है, इसकी बड़ी बॉटल मिल जाती है। और मैं कभी अपनी फिर किसी वीडियो में आपको होममेड सॉस बना के दूंगी। मुझे होममेड से ज़्यादा इसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अच्छा, इसके ऊपर अब पहले मैं मोज़रेला चीज़ डालूंगी और उसके बाद मैं चेडर चीज़ डालूंगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी डो बिल्कुल ठीक बनी थी, राइस भी हुई थी, लेकिन बेक करने के बाद वो सख्त हो गई या वो ऐसे ड्राई सी हो गई। तो देखिए, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि टॉपिंग में जो है वो बहुत थोड़ी सी टॉपिंग डालते हैं, तब भी आपकी जो डो है वो बहुत जल्दी बेक हो जाती है। तो देखिए, एक एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा के अंदर आप 300 ग्राम चीज़ डालिए कम से कम, और एक लार्ज पिज़्ज़ा में आप 250 ग्राम चीज़ डालिए, तब जाके आपकी वो एक डिसेंट टॉपिंग कहलाएगी। अच्छा, आपका बेकिंग टाइम होगा 400 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको सॉफ्ट पिज़्ज़ा पसंद है तो आप उसे 15 मिनट के लिए बेक कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा क्रिस्पी पिज़्ज़ा पसंद है तो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा बेक कर लें। मैं पिज़्ज़ा की बस फाइनल असेंबलिंग कर रही हूँ। मैंने चिकन और चीज़ डाल दी है। अब इसके ऊपर मैंने शिमला मिर्च डाली है, रेड शिमला, ग्रीन शिमला, प्याज डाली है, ऑलिव्स डाले हैं। ऊपर 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ। थोड़ी सी 1 चुटकी कह लें ऑरिगेनो, और 1 चुटकी मैं इसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी फॉर फ्लेवरिंग। ये रहा मेरे पिज़्ज़ा का फाइनल लुक। बहुत अच्छा बना था, अब्बू को तो बहुत ही अच्छा लगा।
ये मेरा क्रिस्पी वाला पिज़्ज़ा है। आप देख सकते हैं, आपको कॉर्नर्स इसके थोड़े से क्रिस्पी से दिख रहे होंगे। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों पर लाइक करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।